Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic difference between normative, descriptive and perspective analysis of B8 and CSE of subject DSS. Decision support system subject का एक topic है difference between normative, descriptive and perspective analysis. हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस बिटवीन रहता है, बट इसके पहले हमने जो नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव एनालिसिस पढ़ा था, हम एक बार ये देखते हैं कि ये तीनों होता क्या है, फिर हम उसके डिफरेंस को समझेंगे कि उन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट 3 का, जिससे कि आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन एग्जाम पे कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए हम डिफरेंस बिटवीन इसका देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें नॉर्मेटिव की, तो जो नॉर्मेटिव है वो एक स्पेशलाइज्ड मीनिंग है। सेवरल यदि हमको कोई एकेडमिक डिसिप्लिन चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग्स है, जिसमें कि हम इसको हमेशा रिलेट करते हैं हम नॉर्मेटिव टर्म को किसी भी आइडियल या स्टैंडर्ड या फिर किसी मॉडल के साथ। यदि हम एक प्रैक्टिस की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉनोनेशंस है किसी भी रिलेटिंग टिपिकल स्टैंडर्ड और मॉडल से। जैसे कि हम फिलॉसफी में यदि बात करें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की, तो यदि हाउ थिंग्स शुड ऑट टू बी मीन्स यदि एक कुछ काम है तो वो काम कैसे होगा, उसको हम उस चीज को डिफाइन करेंगे, उस चीज को वैल्यू करेंगे। कोई थिंग हमारे पास गुड है या बैड है, उस चीज को हम कैसे शो करेंगे। यदि हमने कोई एक्शन लिया है तो वो एक्शन राइट है या रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें हम जो है नॉर्मेटिव टर्म के थ्रू यूज करते हैं कि हम कैसे नॉर्मेटिव को देखते हैं कि कोई भी चीज यदि हम कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ चीज है तो वो कैसे गुड और बैड है, या फिर कोई एक्शन है तो वो कैसे राइट और रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें हम नॉर्मेटिव के थ्रू देखते हैं। नॉर्मल एक ही ऐसी फिलॉसफी है। नॉर्मेटिव इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विथ इज पॉजिटिव मीन्स जो नॉर्मेटिव को हम यूज करते हैं वो पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज करते हैं। वेयर व्हेन डिस्क्राइबिंग टाइप्स ऑफ थ्योरीज, बिलीव्स और प्रपोजिशन मीन्स जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव की यदि बात करें तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए या कॉनोटेटिव के लिए यूज करते हैं। वेयर एज जो हम नॉर्मेटिव यूज करते हैं वो हम किसी भी थ्योरीज, बिलीव्स या प्रोपोजिशंस को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट आर फैक्टर स्टेटमेंट। पॉजिटिव जो हमारी स्टेटमेंट रहती है उसको हम फैक्टर स्टेटमेंट में लेते हैं, जो कि हमारी रियलिटी को अटेम्प्ट करती है। मीन्स हमारी जो रियलिटी है वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यदि हम फॉर एग्जाम्पल में देखें कि जैसे कि चिल्ड्रन शुड ईट वेजिटेबल्स मीन्स ये क्या है, एक पॉजिटिव थिंग है कि हम क्या है चिल्ड्रंस को वेजिटेबल्स खाना ही चाहिए। स्मोकिंग इज बैड मीन्स इसने हमको क्या बताया, एक पॉजिटिव चीज बताई कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये हमारी क्या हुई, पॉजिटिव टर्म्स में आती है, जो कि रियलिटी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देन दोज हु वुड सैक्रिफाइस लिबर्टी फॉर सिक्योरिटी डिजर्व नाइदर मीन्स यदि कोई सिक्योरिटी, लिबर्टी के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है सिक्योरिटी के लिए, तो वो उस चीज को डिजर्व करता है। देन ऐसे क्या है, हमारी जो नॉर्मेटिव है वो क्लेम्स होती है, ऐसे उसकी जो रियलिटी है हम उसको समझते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वेजिटेबल कंटेन अ रिलेटिवली हाई प्रोपोजिशन ऑफ विटामिन्स। मने की जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है चिल्ड्रन शुड ईट वेजिटेबल, तो चिल्ड्रंस को वेजिटेबल खाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक रियलिटी हो गई है, एक पॉजिटिव चीज हो गई। बट यदि हमको इस चीज को कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोले कि हम चिल्ड्रंस को वेजिटेबल खाने के लिए क्यों बोले, तो क्यों बोले, क्योंकि इसके पीछे का यदि हम फैक्ट जानना चाहें तो इसके पीछे का फैक्ट ये है कि वेजिटेबल कंटेन्स अ रिलेटिवली हाई प्रोपोजिशन ऑफ विटामिन्स मीन्स वेजिटेबल्स के पास जो वेजिटेबल्स में एक हाई प्रोपोजिशन ऑफ विटामिन्स रहते हैं, जिससे क्या होता है चिल्ड्रंस को जो है बहुत ज्यादा विटामिन्स की
विटामिन्स मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने एक रियलिटी बताई, रियलिटी के पीछे का फैक्ट भी बता दिया कि क्या फैक्ट है। जैसे स्मोकिंग इज बैड, तो स्मोकिंग बैड क्यों है, हम उस चीज को करने के लिए लोगों को क्यों मना कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रियलिटी है। तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग क्या है, कैंसर कॉज करता है, इसलिए जो है स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉजिटिव जो है वो क्लेम कर रहा है, यदि हम कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसके पीछे का जो पॉजिटिव चीज है हम उसको भी साथ में देखते हुए चलते हैं, ठीक है। वैसे ही यदि हम बात करें कि वेदर और नॉर अ स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव इज लॉजिकली इंडिपेंडेंट और वेदर इट इज वेरीफाइड वेरीफेबल और पॉपुलरली हेल्ड, मीन्स यदि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है नॉर्मेटिव का या नहीं है तो वो जो लॉजिकली इंडिपेंडेंट है हम उसको वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई है कि नहीं है, तभी हम उसे पॉपुलरली यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, नॉर्मेटिव एनालिसिस कैसे काम करता है। अब यदि हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस की बात करें तो पर्सपेक्टिव एनालिसिस क्या है, एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है। जैसे कि कुछ जैसे मान लीजिए कुछ हो रहा है तो उसके जगह क्या होना चाहिए, मीन्स ये हो रहा है, मीन्स एक कुछ यदि हम कंडीशंस ले कि एक कंडीशन हो रहा है पर उसके जगह ये होना चाहिए था तो बहुत अच्छा होता, तो इस चीज को हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि इन सर्टेन कांस्टेंट दिस कैन बी मोर यूजफुल टू डिसीजन मेकर्स देन सिंपल डेटा, मीन्स यदि हम किसी सिंपल डेटा में प्रोसेस करें कुछ डिसीजन लेने के लिए तो वो हमारे लिए यूजफुल रहता है। यदि उसी के जगह हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस को रिकमेंड करें तो डिसीजन मेकर को कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उस डिसीजन को कैसे यूज करना चाहिए, कैसे डेटा को हमको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हमको डिसीजन में पर्सपेक्टिव एनालिसिस के थ्रू हम समझते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पर्सपेक्टिव एनालिसिस का। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें पर्सपेक्टिव एनालिसिस का तो ये फिलॉसफी को एराइज करता है, जो डिस्टिंक्शन रहते हैं उनके बीच में। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि कोई एक साइंस है, फिलॉसफी की साइंस है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि साइंटिफिक गोल कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, और यदि हम उसी में डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात करें तो वो हमको आस्क करता है कि हमारा एक्चुअल एम उन साइंटिस्ट का क्या है, यदि वो कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या आस्क करता है कि एम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे कि आप एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे, यदि हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करें तो एम क्या होना चाहिए, मीन्स एक्चुअल एम वहां का क्या है। यदि हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करें तो यदि कोई एक साइंटिस्ट किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है तो उसका एक्चुअल एम क्या होना चाहिए, ये हमको कहता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। पर जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है वो क्या कहता है कि एम क्या होना चाहिए, एम क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों चीजें अलग अलग है। तो आप यदि इन दोनों चीजों को समझेंगे तो आपको इसके थ्रू जो है समझ आ जाएगा कि पर्सपेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। द पर्सपेक्टिव अप्रोच मे और मे नॉट coincide with actual occurrence but it is useful perhaps or a goal or ideal as a goal or ideal means जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है वो कोई भी एक्चुअल ऑकरेंस से कॉन्साइड नहीं करता, बट वो यूजफुल है किसी भी गोल या फिर आइडल के लिए, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, नॉर्मेटिव और पर्सपेक्टिव। हम अब पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सिंपली क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो किसी भी बिहेवियर पैटर्न्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द एनालिसिस एम्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एंड an insight into the behavior pattern. It also means that description of any project is and traveling, showing an example of traveling means यदि हमको किसी का डिस्क्रिप्शन देना हो किसी भी प्रोजेक्ट का या ट्रैवलिंग का तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं। माने यदि हमको किसी को डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है किसी प्रोजेक्ट का या किसी ट्रैवलिंग का तो हम उसके लिए जो है
डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं एक ट्रेवल बिहेवियर में, जो कि एक इंडिपेंडेंट एंड अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर जो है वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमने ट्रेवल बिहेवियर में हम एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ट्रेवल बिहेवियर में हम कैसा एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं, इन अ टोटल 1096 ट्रेवलर्स वेयर इंटरव्यूड, माने 1096 ट्रेवलर जो है वो कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से मान लीजिए 1096 में से 853 जो है वो इंडिपेंडेंट ट्रेवलर्स है, मीन्स वो अपने स्वतंत्रता से उनको जहां पे जाना है वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेवलिंग कर रहे हैं। वेयर एस यदि हम 243 ट्रेवलर्स की बात करें तो वो कुछ पैकेज का टूर लिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 5 दिन का पैकेज का टूर है, तो वो एक टूर में जो भी उनको जहां जहां ले जाएंगे वो वहां टूर का वो जो भी उनका पैकेज टूर होगा वो वैसा ट्रेवल करके आएंगे। वेयर एस यदि हम बात करें 74% जो कि एंटायर जो मान ली जो 100% है उनमें से 74.8 जो ट्रेवलर्स ट्रेवल कर रहे हैं वो सिर्फ हॉलीडे मनाने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वेयर एस 7.5% जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए ट्रेवलिंग कर रहे हैं। वेयर एस जो 5.9% जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, और जो 11.8% जो पीपल ट्रेवल कर रहे हैं वो किसी अदर पर्पस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या है, हम ऐसे जो एक डिस्क्रिप्शन हम किसी चीज के ऊपर यदि हमको डिस्क्रिप्शन देना है तो हम ऐसे डिस्क्रिप्शन देते हैं कि यदि हम मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन में 1096 ट्रेवलर्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो किस टाइप के ट्रेवल्स है, वो किस पर्पस के लिए ट्रेवल्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें का हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्शन एनालिसिस के अंदर आता है कि हमारे पास यदि 100% ट्रेवलर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो उनमें से 74.8 मीन्स अराउंड 75% जो ट्रेवलर्स है वो सिर्फ एक हॉलीडे वैकेशंस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वेयर एज 7.5% कहीं के बिजनेस या कहीं की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वेयर एज 5.9% जो पीपल्स है वो किसी रिलेटिव या फ्रेंड के घर विजिट करने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वेयर एज 11.8% जो हमारे ट्रेवलिंग है वो किसी अदर अपने किसी पर्पस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक ट्रेवल हिस्ट्री है किसी भी एक ट्रेन या किसी एक जगह का, जिसका कि हमने डिस्क्रिप्शन बिहेवियर में, डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव और ठीक है, अब हम डिफरेंस देखते हैं डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और पर्सपेक्टिव के बीच में। यदि हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में एम्स टू हेल्प अनकवर वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम द डेटा बीइंग एनालिस्ट, आंसर्स द क्वेश्चन, मीन्स ठीक है। तो अब हम यदि देखें कि डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और पर्सपेक्टिव की डिफरेंस क्या है, तो उससे पहले हम एक डिसीजन थ्योरी देखते हैं। डिसीजन थ्योरी क्या होता है, स्टडी ऑफ एजेंट चॉइस, मीन्स डिसीजन थ्योरी जो है हम दो ब्रांच में ब्रोक कर देते हैं। नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि हम नॉर्मेटिव जो चीजें रहती हैं उनका आउटकम डिसीजन लेते हैं, और एक हम सेकेंड से ब्रोक कर देते हैं डिस्क्रिप्टिव डिसीजन थ्योरी में। उसमें जो एक जो एक एक्चुअली जो एक एजेंट है वो कैसे डिसीजन लेगा किसी चीज का, उसको हम उसमें आपको समझाते हैं। तो ये हमारा जो एक ब्रांच है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो नॉर्मेटिव है और एक डिस्क्रिप्टिव है। और पर्सपेक्टिव में हमारी क्या है, चीजें कैसे हैपन होती है, हम उस चीज को देखते हैं कि हमारी चीजें कैसे काम कर रही है। तो यदि हम अब बात करें डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और पर्सपेक्टिव के डिफरेंस की, तो डिस्क्रिप्टिव सिंपली एम्स टू हेल्प अनकवर वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम द डेटा बीइंग एनालाइज्ड, मीन्स हमारी जो डेटा एनालाइज्ड हुई है उसमें हम एम करते हैं कि वो कैसे हमें वैल्यूएबल फॉर्म पे वापिस हमको डेटा जो हम एनालाइज कर पाए। यदि हमारा इसका आंसर रहता है व्हाट हैपन, मीन्स क्या हुआ, हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि हमारे पास जो है उससे हम क्या क्या हैपन
हो सकता है। देन प्रेडिक्टिव में हेल्प फॉरकास्ट बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मार्केट, मीन्स जो हमारे बिहेवियर ऑफ पीपल और जो मार्केट है उस चीज में ये फॉरकास्ट करता है, हेल्प्स करता है बिहेवियर ऑफ पीपल को जानने के लिए। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, इस चीज पे ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस काम करता है। वेयर एज पर्सपेक्टिव एनालिसिस की यदि हम बात करें, सजेस्ट कंक्लूजन और एक्शन दैट में बी टेकन बेस्ड ऑन द एनालिसिस, मीन्स यदि कोई हमारे पास कंक्लूजन है किसी एक्शन के लिए तो हम उसे कैसे उस चीज से डील करें, उस चीज को कैसे एनालिसिस करें, वो जो है पर्सपेक्टिव एनालिसिस हमें बताता है। तो हमारे लिए यहाँ पे व्हाट शुड बी डन मीन्स हम कैसे उस चीज को करें, वो चीज हम कैसे सॉल्व करें, व्हाट शुड बी डन, तो वो कैसे हो। तो ये जो तीनों टाइप्स हमारे डिफरेंस में आते हैं। थैंक यू।